नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन ओशन में एक और बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे उमड़ के आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, इस प्रकार के बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान का बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत न्यूज़ में रहा है, और अब केनिया और सोमालिया का बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रह रह के हमारे सामने आ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में आप मैप देखिए, तो ऊपर की तरफ आपको सोमालिया दिख रहा है जिसकी राजधानी है मोगादिशु। नीचे की तरफ आपको केनिया दिख रहा है जिसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक है। अब ये दोनों कंट्रीज क्लेम कर रही हैं कि ये वाला जो इलाका इतना, जहां पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इस इलाके को दोनों कंट्रीज क्लेम कर रही है। सोमालिया बोल रहा है ये इलाका हमारा है, केनिया बोल रहा है ये इलाका हमारा है। दोनों के व्यू पॉइंट्स क्या है इस इलाके लेके, कौन से बेसिस पे सोमालिया क्लेम कर रहा है हमारा है, कौन से बेसिस पे केनिया क्लेम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि केनिया का क्लेम यहां पे सोमालिया के सामने कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। तो बेसिकली इस पूरे इशू में सोमालिया का पलड़ा क्यों भारी है, और रिसेंटली केनिया इस इलाके को अपने कब्जे में लाने के लिए क्या क्या कर रहा है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमें काम दे सकती है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पे बात होने वाली है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं मैप रिलेटेड नॉलेज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। और मेंस के पर्सपेक्टिव से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग क्लेम्स एंड मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स, चाहे साउथ चाइना सी की बात कर लो, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया चाइना एलएसी की बात कर लो, जैसा कि मैंने बताया आर्मेनिया अजरबैजान की बात कर लो। भाई, बाउंड्री डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स दोनों न्यूज़ में रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, तो तैयार रहिए। सबसे पहले समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में होने की वजह यह है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की हाईएस्ट कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि भाई सोमालिया और केनिया के बीच में इतने लंबे समय से, इतने सालों से ये जो डिस्प्यूट चल रहा है कि ये इलाका सोमालिया का है या केनिया का है, इसके ऊपर हियरिंग यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जल्दी ही शुरू करेगी। ये हियरिंग बहुत लंबे समय से टल रही है और इसको टालने के पीछे केनिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। बट अब ये और नहीं टल पाएगी, इसको शुरू किया जाएगा जल्दी से जल्दी। केनिया इसको और टालने की कोशिश कर रही है। तो ये इस वजह से न्यूज़ में है। पूरा का पूरा इशू मैं आपको समझाऊंगा, इतने लंबे समय से डिले क्यों हो रही है, सोमालिया और केनिया, इन दो देशों के जो रिलेशंस है वो रिसेंट टाइम्स में कितने ज़्यादा बिगड़े हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां पे सोमालिया और केनिया अभी भी दोस्त बने हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहाँ पे क्या रोल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करता है। हालांकि ये सवाल बहुत टेक्निकल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करता है, फिर भी देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उनक्लोज के अंदर टेरिटोरियल कंटीजस और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितना इलाका आता है, ये भी देखेंगे। एक्चुअली में ये जो पूरा इलाका आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, जिसके ऊपर डिस्प्यूट बताया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मिला के 200 नॉटिकल माइल्स तक ये जो इलाका है वो जा रहा है। और इस इलाके में ऐसा बोला गया है कि बहुत सारे ऑयल और गैसियस रिजर्व्स हैं, और ये इलाका जिसके पास रहेगा उसके फिशिंग रिसोर्सेज भी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया बिल्कुल कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मेरे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड लक्ष्मीकांत की, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड स्पेक्ट्रम की, इकोनॉमी से रिलेटेड रमेश सिंह की, मीडियल हिस्ट्री से रिलेटेड सतीश चंद्रा की किताबें की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, मैंने बहुत सी एनसीईआरटीज बना रखी है, बहुत सी बना रहा हूँ, धीरे धीरे वो अपलोड हो रही हैं, तो आप रेगुलरली फॉलो करके देख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपनी पढ़ाई की। और अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर के पीडीएफ के लिए, जो भी मैं नए लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और करंट अफेयर्स, डेली एडिटोरियल्स और जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स बनते हैं उनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं अपलोड करता हूँ। एक बार के लिए सोमालिया और केनिया की लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। अब ये देखिए ऊपर की तरफ आपको इस सोमालिया नाम की कंट्री नजर आ रही है। हालांकि इसका जो इतना इलाका है वो सोमाली लैंड है, जो अभी इसके कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सोमालिया नाम की जो कंट्री है बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन के साउथ में है। इसका बाउंड्री किससे किससे लगता है सोमालिया का, तो डिजिबूती से इसका बाउंड्री लगता है। सोमालिया की बाउंड्री इथोपिया से लगती है और केनिया से लगती है। तो इन तीन कंट्री से सोमालिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप केनिया की बात करो
ये लाल रंग का इलाका केनिया का है। तो नॉर्थ में केनिया के है इथोपिया, ईस्ट में ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में है आपका सोमालिया, नॉर्थ वेस्ट में है केनिया के साउथ सूडान, केनिया के वेस्ट में है युगांडा, और केनिया के साउथ में और साउथ वेस्ट में है आपका तंजानिया। तो तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथोपिया और सोमालिया, इन 5 कंट्रीज के साथ केनिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो भाई इन लोकेशंस को जरूर याद रखिएगा, चूंकि सोमालिया और केनिया ये दोनों कंट्रीज अभी न्यूज में हैं, तो ये किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाते हैं ये जरूरी है। अब रिसेंटली हमने देखा है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं सोमालिया और केनिया के काफी बिगड़ गए हैं। केनिया और सोमालिया एक ऑयल और गैस रिच एरिया के ऊपर लड़ रहे हैं। वो एरिया क्या है मैंने आपको अभी वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया है। और इस लड़ाई के चलते जो रेमिफिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बड़ी हैं। फिशिंग कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो रही है कि उस पर्टिकुलर इलाके में कौन से देश के मछुआरे जाके मछलियां पकड़ेंगे, उस इलाके में ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स कौन देगा। तो इन सब चीजों के लिए सोमालिया इस इलाके की ओनरशिप के लिए 2014 में यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है, यहां पे बोला गया कि भैया 24 मार्च 2014 से प्रोसीडिंग शुरू होंगी और यूएन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इस बात पे बातचीत करेगा कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका है ये सोमालिया का है या केनिया का है। कौन से डिस्प्यूटेड इलाके की बात हो रही है? इस डिस्प्यूटेड इलाके की बात हो रही है जहां पे मैं रेड लगा रहा हूं। दोनों लोग केनिया और सोमालिया इस इलाके के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है भाई, अभी रिसेंटली हुआ यह है कि जब मार्च 2021 में इस चीज के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी हियरिंग को रिज्यूम करने वाला था, तो केनिया ने बोला कि नहीं भाई, हम इस पर्टिकुलर केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके नहीं जाना चाहते, हम इस केस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहते हैं। एक्चुअली में था ये कि बहुत चांसेस थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस इलाके की ओनरशिप सोमालिया को दे देता। केनिया को पहले ही शायद ये पता चल गया था कि हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सोमालिया के फेवर में रूल करता, इसीलिए केनिया ने यहां पे बोला कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जस्टिस चाहते ही नहीं है, हम तो इस केस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएंगे। और चूंकि यहां पे केनिया इस समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो केनिया को ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके पास एक बेटर चांस है इस इलाके का एक्सेस जीतने का। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि इस बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट कैसे आ रहा है। डिस्प्यूट इस हिसाब से आ रहा है कि सोमालिया और केनिया अपने बॉर्डर का ओरिएंटेशन जिस हिसाब से बताएंगे, उस हिसाब से ये बात डिसाइड की जाएगी कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका ये एक्चुअली में किसके पास रहेगा। अगर सोमालिया की बात माने तो सोमालिया बोल रहा है कि भाई हमारा मैरीटाइम बाउंड्री जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चले जाओ तो ये इलाका हमारे पास आ जाएगा। केनिया बोलता है कि भाई हमारा बॉर्डर जहां खत्म हो रहा है उससे आप एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न हो जाओ और फिर सीधे जाओ तो हमारा इलाका इंक्लूड होता है। अब देखते हैं, समझते हैं। देखिए सोमालिया का पॉइंट यहां सीधे सीधे कमजोर हो रहा है, ये बॉर्डर है। अब ये बॉर्डर टेक्निकली अगर ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन से तो सीधे जाना चाहिए, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। अगर ये सीधे जाता जाता है तो ये जो पूरा इलाका है ये वाला, ये किसके पास चला जाएगा? ये सोमालिया की ओनरशिप में चला जाएगा। केनिया का क्या बोलना है? केनिया का बोलना है देखिए ये बॉर्डर यहां भले ही ऐसे आया है लेकिन इस बॉर्डर को आप एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न कर दो। तो जैसे आप इसको 45 डिग्री टर्न करोगे तो ये वाला पूरा जो इलाका है इस वर्जन के हिसाब से किसके पास चला जाएगा? केनिया के पास चला जाएगा। तो केनिया के हिसाब से मैरीटाइम बॉर्डर की लाइन ये है, ठीक है, ये वाली। सोमालिया के हिसाब से मैरीटाइम बॉर्डर की लाइन ये है। ऑब्वियस सी बात है यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सोमालिया के फेवर में रूल करने वाला था, क्योंकि अगर आप नेचुरल जो लैंड बॉर्डर है उसको एक्सटेंड करते हो तो ये जो पूरा इलाका है दैट नेचुरली गोज टू सोमालिया। और ये बात कहीं ना कहीं केनिया को पता थी कि इस तरीके से ये इलाका सोमालिया कंट्रोल के अंदर चला जाएगा, इसलिए सोमालिया ने बोला हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाना ही नहीं चाहते हैं, हम तो भाई इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएंगे। अभी के लिए देखा जाए तो केनिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 536 किलोमीटर है और सोमालिया की जो कोस्ट लाइन है वो 3333 किलोमीटर है। तो सोमालिया कोस्ट लाइन के रिस्पेक्ट में केनिया से ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में है। ये जो डिस्प्यूटेड एरिया मैंने आपको दिखाया है ये लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ऐसा बोला जा रहा है कि इस इलाके में ऑयल और गैस के बहुत सारे रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस ट्रायंगुलर इलाके में बहुत सारे रिच मरीन रिजर्व्स भी हैं, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। आगे बात करते हैं 2014 में ये प्रोसेस शुरू कैसे हुआ, कैसे इतना डिले हुआ, इसकी भी यहाँ पे बात हो रही है।
2014 में सोमालिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बोला कि भाई एक आउट ऑफ कोर्ट नेगोशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं ना देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमालिया गया और केनिया को खींचने की कोशिश की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि पहले सोमालिया ने और केनिया ने बैक डोर से इनफॉर्मली बातचीत करके इस इशू को सुलझाने की कोशिश की, एक तरीके की मांडवली निगोसिएशन करने की कोशिश की, बट वो निगोसिएशंस चल नहीं पाए। तो भाई जब दो पार्टीज बायलेटरली इशू को नहीं सुलझा पाएंगी तो किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो सोमालिया खुद ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया इंटरवेंशन के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के द्वारा। अप्रैल 1946 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काम करना शुरू किया। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पीस पैलेस जो है हेग में, नीदरलैंड्स में, वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड है, ठीक है भाई। कभी नीदरलैंड्स हेग घूमने जाओगे तो बाहर से बिल्डिंग टूरिस्ट को दिखाते हुए निकलते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है, एक का आपका नीदरलैंड्स में द हेग में, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग अलग कंट्रीज के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, एडवाइजरी ओपिनियन देता है इंटरनेशनल लॉ के रिलेशंस में, और जो भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज केसेस को लेके आती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, या फिर कंट्रीज जिन केसेस को लेके आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी राय देता है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इसके करंट प्रेसिडेंट है जोआन ई डोनोग। आर्टिकल 33 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर क्या बोलता है? बोलता है नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, इन तरीकों से एक पैसिफिक सेटलमेंट अलग अलग स्टेट्स के बीच में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो ये काम है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, तो एक ब्लैक सी केस आया था रोमानिया और यूक्रेन के बीच में 2009 में, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ पैमाने सेट किए थे, कुछ बेसिक गाइडलाइंस सेट की थी मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स को साइन करने के लिए। सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि हम एक प्रोविजनल डीलिमिटेशन लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये प्रोविजनल डीलिमिटेशन लाइन डी फैक्टो बॉर्डर होगा दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है भाई। फिर ये देखा जाएगा, उन रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस को खंगाला जाएगा जिसके बेसिस पे क्या इस प्रोविजनल डीलिमिटेशन लाइन को बदला जा सकता है, क्या प्रोविजनल डीलिमिटेशन लाइन को एक कंट्री के फेवर में या एक कंट्री के अगेंस्ट किया जा सकता है। इस प्रोविजनल डीलिमिटेशन लाइन को इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि दोनों कंट्रीज के लिए इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, ठीक है भाई। और तीसरा कोड क्या करेगा? इट एवेलुएट्स वेदर द प्रोविजनल लाइन लीड्स टू एनी मार्क्ड डिसप्रोपोर्शन टेकिंग द कोस्टल लेंथ ऑफ द स्टेट्स इनटू कंसीडरेशन। मतलब कि ये जो प्रोविजनल डिलिमिटेशन लाइन बनाई जा रही है, क्या इससे किसी एक कंट्री का अहित हो सकता है? तो इस प्रकार के 3 बेसिक नोशंस को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा, ऐसा यहां पे बोला गया है, ठीक है भाई। अभी के लिए अगर बात करो, इंटरनेशनल लॉ पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेके जो इंटरनेशनल लॉ है जिसमें बहुत सारा एवोल्यूशन होना बाकी है, नए फिजिकल, नए पॉलिटिकल, नए टेक्नोलॉजिकल और नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आगे आएंगे। किसको कितना मिलना चाहिए, इस बात का डिसीजन आप कैसे करोगे, इस बात की मेथडोलॉजी क्या होगी, ये आगे आने वाले समय में बहुत बदलने वाली है, बहुत इवॉल्व होने वाली है। अब वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो भाई 2014 में सोमालिया केस को खींच के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया। जब केनिया को ये लगने लगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम हार जाएंगे, तो केनिया ने बोला कि भाई 2009 में केनिया के बीच में और सोमालिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट के चलते ये बोला गया है कि हम इस डिस्प्यूटेड एरिया वाले केस को आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। तो यहां पे केनिया बोल रहा है कि चूंकि केनिया और सोमालिया के बीच में 2009 में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है जो कि बोल रहा है कि इस डिस्प्यूटेड बॉर्डर को हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, इसलिए यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिडिक्शन नहीं आता है। फरवरी 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि नहीं भाई, हमारे पास पूरे राइट्स हैं इस केस के ऊपर एडजुडिकेट करने के। ये जो आप 2009 का एग्रीमेंट कोर्ट कर रहे हो ना सोमालिया के साथ कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, हमारा जुरिडिक्शन है। तो फरवरी 2017 तो इस बात में लग गए कि हाँ भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे एडजुडिकेट कर सकता है। फिर भाई फास्ट फॉरवर्ड टू जून 2019। जून 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि भाई पब्लिक हियरिंग्स होंगी 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में, और इस डिस्प्यूटेड एरिया पे बातचीत करी जाएगी। फिर भाई ये जो डेट थी इसको 4 नवंबर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि केनिया ने बोला कि भाई हमको 4 नवंबर तक का समय दीजिए,
हम अपनी एक नई लीगल टीम को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वी नीड टाइम अप टू 4 नवंबर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला ठीक है भाई 4 नवंबर ले लो। नवंबर की डेट्स आते आते केन्या ने बोला कि भाई हमें 1 साल लगेगा अभी अपनी लीगल टीम को जुटाने में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जुटाने में, तो आप हमको थोड़ा और समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि ठीक है भाई तुम जून 2020 तक का समय ले लो। आपको पता है कि मार्च 2020 में कोविड-19 का पैंडेमिक फैलने लगा दुनिया में, तो कोन्या ने बोला कि भाई अब तो पैंडेमिक फैल रहा है, हमको और एक्सटेंशन दो। तो यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पूरे केस को मार्च 2021 तक डिले कर दिया। तब फाइनली मार्च 2021 में इसकी जो हियरिंग थी वो शुरू होने वाली थी, लेकिन जनवरी ने केन्या ने फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लिखा कि आप इसकी हियरिंग को और डिले करो। क्यों? क्योंकि केन्या का यहां पे बोलना था कि हमको एक बहुत क्रूशियल मैप मिला था और उस मैप में हमको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी जिससे हम आपको ये प्रूव कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड इलाका हमारा है, बट किसी वजह से ये मैप हमारे पास से अभी गायब हो गया है, हम इस मैप को ढूंढ रहे हैं, तो जब तक हम इस मैप को ढूंढते हैं तब तक आप इस हियरिंग को डिले कर दो। सोमालिया ने बोला कि भाई क्या मजाक चल रहा है, आप लोग तो 2017 से चीजें डिले ही कराए जा रहे हो, डिले ही कराए जा रहे हो। तो सोमालिया ने प्रोटेस्ट किया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि भाई अब कोई डिले नहीं होगा, 15 मार्च से इसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, मतलब जिस प्रकार से अब तक एक्टिविटीज हो रही हैं उस प्रकार से तो एक ही चीज लग रही है कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो सोमालिया के फेवर में जाने वाला है। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर सोमालिया के फेवर में डिसीजन दे भी देता है तो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई भी इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किसी कंट्री के अगेंस्ट डिसीजन दिया और उस कंट्री ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात को इंटेंशनली माना ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट करवा पाए। अब बात करते हैं सोमालिया और केन्या के रिलेशंस की। पिछले 10 सालों को देखो तो सोमालिया और केन्या के रिलेशंस बदते बदतर होते जा रहे हैं। मई 2019 में सोमालिया ने केन्या को क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि सोमालिया के 2 लेजिस्लेटर्स को केन्या वालों ने डिपोर्ट कर दिया। ये सोमालिया के लेजिस्लेटर केन्या के नैरोबी जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे और केन्या की अथॉरिटीज ने इन 2 सोमाली लेजिस्लेटर्स को केन्या में घुसने ही नहीं दिया। तो सोमालिया ने बोला ये क्या मजाक है भाई, आप हमारे लेजिस्लेटर्स को अपनी कंट्री में घुसने ही नहीं दे रहे हो। फिर भाई मार्च 2020 में सोमालिया ने खात नाम का एक पॉपुलर माइल्ड स्टिमुलेंट है जो कि केन्या से इंपोर्ट किया जाता था सोमालिया में, इसके इंपोर्ट को बैन कर दिया सोमालिया ने। सोमालिया ने बोला कि हम इस खात नाम के माइल्ड स्टिमुलेंट को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलता है। लेकिन इथोपिया से जो खात आता था उसके इंपोर्ट को बैन नहीं किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रियल रीजन कोरोना वायरस नहीं था, यहाँ पे रियल रीजन ये था कि सोमालिया केन्या के खात के इंपोर्ट को बंद कराना चाहता था। फिर आप देखो ये मार्च लास्ट ईयर में केन्या ने सोमालिया के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि भाई ये जो केनियन टाउन है मांडेरा का, यहाँ पे हैवी फाइटिंग हुई है और इस हैवी फाइटिंग में सोमाली गवर्नमेंट ने रीजनल फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। अब एक सेकंड के लिए आप इस पर्टिकुलर मैप को देखो। इस पर्टिकुलर मैप में ये जो मांडेरा नाम की जगह है ना वो यहाँ कहीं पड़ती है। ठीक है, मांडेरा एक ऐसी सिटी है आपकी केन्या में जो सोमालिया के साथ भी बॉर्डर बनाती है और वो केन्या में तो है ही, वो इथोपिया के बॉर्डर के बहुत पास है। मांडेरा टच तो नहीं करती इथोपिया के बॉर्डर को बट उसके बहुत पास है। तो मांडेरा में कुछ लोकल रीजनल फोर्सेस हैं, इनकी सोमाली गवर्नमेंट के साथ बनती नहीं, तो सोमाली गवर्नमेंट ने इन लोकल रीजनल फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दिया और ये अटैक केन्या की धरती पे हुआ। सोमालिया ने बोला हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दिसंबर 2020 में सोमालिया ने सारे डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दिए केन्या के साथ। सोमालिया ने केन्या के ऊपर इल्जाम लगाया कि केन्या सोमालिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। केन्या ने इस इल्जाम को मानने से मना कर दिया। हुआ क्या था यहाँ पे? हुआ ये था कि केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा ने होस्ट किया नैरोबी में, यानी केन्या की राजधानी में, मूसा बिही अब्दी। अब भाई ये मूसा बिही अब्दी कौन है? मूसा बिही अब्दी हैं लीडर सोमालीलैंड के, सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सोमालीलैंड सोमालिया का एक ऐसा हिस्सा है जो 1991 में वर्चुअली आजाद हो चुका है, लेकिन सोमालीलैंड को अब तक एक अलग कंट्री का दर्जा नहीं मिला है। अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा मानती है, लेकिन सोमालिया की सरकार के कंट्रोल के अंडर नहीं है ये सोमालीलैंड। सोमालीलैंड वर्चुअली इंडिपेंडेंट हो चुका है यहाँ पे। और इसी सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट मूसा बिही अब्दी को नैरोबी में होस्ट किया केनियन प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा ने। अगर आप नक्शा देखो तो ये जो पूरा आपको इलाका नजर आ रहा है, ये इलाका ये एक्चुअली में सोमालीलैंड है। ओके, और ये सोमालीलैंड अभी के लिए
सोमालिया के कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको अभी एक अलग कंट्री का दर्जा नहीं दिया है, जिसको सोमालिया का हिस्सा ही माना जाता है। तो जब ये इवेंट हुआ था तब सोमालिया ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को ऑर्डर किया जो कि नैरोबी में पोस्टेड थे कि आप अपने देश वापस आ जाओ, और केन्या के जितने भी डिप्लोमेट सोमालिया में काम कर रहे थे उनको 7 दिन का समय दिया कि देश छोड़ के बाहर निकल जाओ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोमालिया और केन्या के बीच में बहुत सारे इश्यूज को लेके प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ इश्यूज के लेके ये दोनों एलाइज भी बने हुए हैं। जैसे कि अल शबाब नाम का एक इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इस अल शबाब नाम के इस्लामिस्ट टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक्स करवाए हैं सोमालिया के ऊपर भी और कहीं ना कहीं आपका केन्या के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं केन्या और सोमालिया मिलके इस अल शबाब नाम के इस्लामिक टेरर ग्रुप से लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, चीज़ें जितनी भी बिगड़ जाएं, देयर इज़ वेरी लीस्ट चांसेस कि इस डिस्प्यूटेड एरिया के चलते सोमालिया और केन्या आपस में एक जंग लड़े। ये जंग लड़ने वाले हैं नहीं, इनकी जंग लड़ने के हालात ही नहीं है। ओके, केन्या के हालात थोड़े बेटर हैं, सोमालिया के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। अब डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स की बात हो रही है तो मैं आपको उनक्लोज के मैरीटाइम जोन्स के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। देखिए, जो हमारी बेस लाइन होती है उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है वो होता है टेरिटोरियल सी। इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है वो होता है कंटीजियस जोन, और इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका होता है, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेके सारे राइट्स उस पर्टिकुलर कंट्री के पास होते हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इलाका है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, ये सोमालिया कहता है कि मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, नैरोबी कहता है मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। जिसके भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा इस इलाके के सारे ऑयल और गैस रिजर्व्स उसके हो जाएंगे। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज कुत्ते बिल्ली की तरह इस इलाके के पीछे एक दूसरे से लड़ रही हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई देखिए, मैरीटाइम बाउंड्रीज और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स आगे आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। केवल सोमालिया और केन्या के केस में नहीं, बहुत सारे और केसेस में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स उभरेंगे। साउथ चाइना सी में तो ये उभरे ही हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैरीटाइम स्पेस है इसमें एक लीगलाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और गवर्न डोमेन होना चाहिए, और ज़रूरी है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं ये उनक्लोज के डायरेक्टिव्स को माने, उनक्लोज के इंटरनेशनल लॉ को माने। हालांकि हमने देखा है कि बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना ने ओपनली उनक्लोज के अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे नए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे फिशिंग एक नया सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, वैसे तो अभी लाइवलीहुड है बट एक इंटेंस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन के आगे आएगा, एज अ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ के आगे आएगा। मैरीटाइम डोमेन के लिए ऊपर जो लड़ाई है, एग्रेसिवनेस है, वो आगे आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि जंग तक हो जाए मैरीटाइम स्पेस के लिए। तो एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर होना जिसमें प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इन डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट किया जा सके, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और यहाँ पे UNCLOS और यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।